नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है 7वीं कक्षा का इतिहास का नए राजा और उनके राज्य का चैप्टर। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासक करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो ये प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। चहमान, यहाँ पे अगर आप देखेंगे चहमान, यहाँ पर अगर आप देखेंगे परमार, यहाँ पर आप देखेंगे पाल, और अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर राजपूत और चोल, चेर, पांड्यन, ये सारे आपके मध्यकालीन भारत में ये राज्य उभर कर आए। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये गुर्जर प्रतिहार है। राष्ट्रकूट, गेरा, पाल, चोल, चहमान, चहमान चौहानों को भी कहते थे, तो चहमान, गेरा के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? हाँ, हम बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के इलाकों का है। यहाँ पे चहमान आपका हरियाणा राजस्थान के इलाके का है। अगर आप राष्ट्रकूट देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का है। चोल आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन सब का है। चोल, चेरा और पांड्या। पाल आपका वेस्ट बंगाल का है। नए राजवंशों का उदय, कैसे नए नए राजवंश आए। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो जब 7वीं शताब्दी आई तो वहां पर जो आपके कॉन्टिनेंट्स के स्वामी थे वो बहुत ज्यादा अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग प्राय उन्हें महान या सामंत का मान्यता दे देते थे। राजा लोग उन्हें कहते थे आप हमारे महंत है या सामंत है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। तो राजा जब सामंत बनाते थे तो वो अपनी जमीन उनको इन शर्तों पे देते थे कि जब भी उन्हें सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी तो वो उनको वो देंगे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देता था। तो बहुत ज्यादा जब सत्ता या बहुत ज्यादा जमीन उसके अंडर आ जाती थी जो राजा उनको देते थे तो वो अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कभी कभी वह अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे और वो यह कहते थे कि हम किसी राजा के अधीन नहीं हैं और हम स्वतंत्र हैं। इस तरह का उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूट का था। दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे उनका यह है उदाहरण। शुरुआत में वह कर्नाटका के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जब शुरुआत हुई थी तो चालुक्य के राजाओं के वो अधीनस्थ थे, मतलब उनके अधीन थे सामंत लोग। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नाम का अनुष्ठान किया। तो क्या हुआ था 8वीं शताब्दी के आते आते राष्ट्रकूट के प्रधान जो दंती दुर्ग थे उन्होंने चालुक्य के स्वामी की अधीनता या उनके अधीन रहना मना कर दिया था
और उसे हरा दिया था और सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया, जिसको हम बोलते हैं हिरण्य गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कि यह माना जाता था कि जो क्षत्रिय नहीं है वो इस अनुष्ठान से क्षत्रियत्व प्राप्त कर पाएगा। कुछ अन्य लोगों उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने भी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। तो कुछ उदाहरणों में ये मिलता है कि जो उद्यमी परिवार, जो व्यवसायिक परिवार के लोग थे या पुरुष थे, उन्होंने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल भी इस्तेमाल में किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर श्रमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। तो कदम मयूर श्रमण और गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने पारंपरिक पेशों को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्ण स्थापित किए। तो ये लोग दोनों ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण तत्व को छोड़कर कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य की स्थापना करी। राज्यों में प्रशासन, कि राज्यों में एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होता था। इन नए राज्यों में से कई इकाइयों में महाराजधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपलब्धियां धारण करी। तो राजा अपने आप को क्या इकाइयों को देते थे कि हम क्या है, महाराज धीराज हैं और हम त्रिभुवन चक्रवर्ती है, मतलब हमने तीनों भुवनों को जीत रखा है। इस तरह के दावों के बावजूद वह अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इतने भारी भारी नाम देने के बाद भी वह अपने साथ सामंतों को, किसानों को, व्यापारियों को और ब्राह्मणों के संगठनों को के साथ साझेदारी भी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालनों, कारीगरों से संस्थान इकट्ठे किए जाते थे। तो इन सभी राज्यों में क्या उत्पादन जो होते थे, किसानों के थ्रू, पशुपालन के थ्रू, कारीगरों के थ्रू, ये इन सारों के थ्रू संसाधन इकट्ठे किए जाने लगे। इसको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मांगकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। तो क्या होता था कि जो उत्पादक होते थे उनसे ये लगान के रूप में वसूल किया जाता था, क्योंकि अगर ये वसूल नहीं करते तो वो जहाँ से ये लगान वसूल किया जा रहा है इन लोगों से, वो ये सोचते थे कि वो लोग वहाँ के स्वामी हैं। राजस्व व्यापारियों से भी कर लिया जाता था। जो आपके राज्य में व्यापार करने आते थे, ट्रेड, वो उनसे भी कर लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासक करने वाले चोल वंश। तो तमिलनाडु में कौन शासक करता था? चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस में 400 से भी ज्यादा सूचक मिलते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग किस्म के कर थे। सबसे अधिक उल्लेखित कर है बेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बेटी, जो नकद में नहीं लिया जाता था, उन लोगों से काम करवा कर लिया जाता था, कि जबरन उनसे श्रम करवाया जाता था। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगाने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। तो हम जो चोल वंश था तमिलनाडु का, वहां पर इंस्क्रिप्शन में 400 से भी अलग भिन्न प्रकार के करों के बारे में बताया है।
तो एक जो प्रसिद्ध कर था वो था बेटी का कर या कदमाई, जो उनसे वसूल किया जाता था। और भी बहुत सारे कर थे कि जैसे मकान पे छज्जा डालेगा तो उसका कर लेते थे, खजूर से पेड़ पर चढ़ने पे जो सीढ़ी लगती थी उस पे कर लेते थे, परिवार में जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा उस पे भी वो कर लेते थे। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? हाँ, हाउस टैक्स जैसे आप कह सकते हैं, हाउस पर टैक्स लगना, ये कर वसूले जाते हैं। और भी बहुत सारे कर हैं जो वसूले जाते हैं। वैट का लगता है आपका, कि बाहर से कोई चीज आई है उस पे भी कर लग रहा है, फॉरेन ट्रेड पे भी कर लग रहा है। बहुत सारे कर हैं जो आज भी वसूले जाते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। तो जो भी कर ये लोग लेते थे और इसको राजकोष में देते थे, तो यह वित्त का अधिकार बन जाता था, आधार बन जाता था। कैसे? जैसे राज दरबारियों को सैलरी देनी है, या राजा के महल में जो नौकर चाकर है उनकी सैलरी है वो देनी है, तो ये उसके काम आता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी काम आता था। जैसे मंदिरों का निर्माण होना है या दरवाजों का निर्माण होना है, तो उसमें ये कर जो आता था उसको ये इस्तेमाल करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। तो संसाधन उनमें भी ये काम आते थे जिसमें लूट में हमको धन मिलता था, या जमीन मिलती थी, या व्यापारिक मार्गों में संभावनाएं बन जाती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। तो जनरली जो कर वसूलते थे वो एकदम निम्न जाति के या निम्न परिवार से नहीं होते थे, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली परिवार से होते थे जो कर को वसूल कर पाते थे, और वो वंशानुगत होते थे कि एक के बाद एक के बाद एक। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद होते थे और राजा उन पे भरोसा करके उनके ऊपर छोड़ देता था कि आप यहाँ का कर खुद वसूल कर लेंगे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन यह प्रशस्तियां हमें बताती है कि राष्ट्र की शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते हैं। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये विद्वानों के द्वारा रची जाती हैं प्रशस्तियां वो होती हैं जिसमें राजा की प्रशंसा की जाती है, उसके राज्य की प्रशंसा की जाती है, और उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे उसके राज्य में राज्य वह करता है। और यह अक्सर उन ब्राह्मणों के द्वारा रचाई जाती थी जो अक्सर उनकी मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो ग्वालियर में जो राज्य करते थे वो थे प्रतिहार नरेश नागभट्ट, और उन्होंने अपने प्रशस्तियों में ये विवरण किया है। आंध्र, सिंध, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कालंग का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वह राजकुमार थे। तो उन्होंने यह विवरण अपने प्रशंसा के लिए किया है कि वह उस समय इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जब वो राजकुमार थे तब इन सारे राज्यों के राजा उनके आगे धराशायी हो गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुग को विजित किया और उन्होंने कन्नौज के शासक से भी विजय प्राप्त करी थी। उन्होंने अपने प्रशस्ति में यह विवरण किया है।
राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो भूमि पाता था उसके रिकॉर्ड्स ऐसे ताम्र पत्र पे लिख दिए जाते थे। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? तो भूमि तो दी जाती थी, लेकिन भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश लिखा हुआ है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बावी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदारी झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए क्या इनका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य की भी रचना करी गई और वो संस्कृत काव्य की रचना कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं पर दर्ज था और इसको लिखा था कलहण नामक एक रचनाकार द्वारा रचाया गया था। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए या अपना वृत्तांत बताने के लिए कि कश्मीर के शासक कैसे थे, तो उसका शिलालेखों पर इंस्क्रिप्शंस करवाई, एनग्रेव करवाया और दस्तावेज लिखे। प्रत्यक्ष लोगों जिन लोगों ने उनको देखा था उनके वर्णों पर लिखा और जो पहले इतिहास में समेत अनेक तरह के जो स्रोत मिले उनको मिलाकर लिखा। प्रशस्तियों के लेखों से विभिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो प्रशासनियों के लिए लेखक यह अलग था जो राजाओं की नीतियों और उनके शासकों की आलोचना करता है। धन के लिए युद्ध, कि कैसे धन कमाने के लिए युद्ध होता था। आपने यह गौर किया होगा, इसमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। तो हमने यह गौर किया था कि जो राजवंश है वो किसी ना किसी शासक किसी ना किसी प्रदेश का या राजवंश का शासक किसी क्षेत्र का था। वह दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता था और यह प्रयास क्यों करता था? ताकि उसके क्षेत्र की बाउंड्री बढ़ जाए। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो वांछनीय घाटी गंगैटिक प्लेन्स में एक नगर था जिसका नाम था कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो जो गुर्जर प्रतिहार का था, राष्ट्रकूट का था और पाल वंशों के शासक थे वो
सदियों से कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है, क्योंकि ये तीनों ही कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इसलिए 3 पक्ष थे, इसलिए इसको जो इतिहासकार हैं उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। जैसे कि हमने पृष्ठ 62 और 68, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वह एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को कभी भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो क्या होता था कि जो बड़े बड़े शासक थे वो मंदिरों का निर्माण करते थे ताकि मंदिरों से जो वेतन आए वह अपने संसाधन में इस्तेमाल करे। तो जब वह एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे ताकि मंदिरों से लूटे हुए धन को वो अपने राज्य में इस्तेमाल कर पाए। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का जो गजनी था सुल्तान मोहम्मद, वो बहुत ज्यादा मशहूर है इन सब चीजों में। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया। तो उसने शासन करा 997 से 1030 तक, और इसी बीच उसने अपना मध्य एशिया के भागों के साथ साथ ईरान और उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिमी के हिस्सों तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो मोहम्मद ऑफ गजनी जानबूझकर मंदिरों पर आक्रमण करता था ताकि वहां से लूटकर वह अपनी संसाधन को मजबूत कर पाए। मोहम्मद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो जैसे कि बताया है कि ये लोग इसलिए लूटपाट करते थे ताकि वह अपने राज्य में जाके या अपने महल को वैभवशाली बना दे। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा करने का काम सौंपा। तो सुल्तान मोहम्मद जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था कि वह कैसे थे, उनका राज्य कैसा था, वो कैसे चलाते थे। इसलिए उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इन सब का लेखा जोखा सौंप दिया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल बरूनी ने हिंदुस्तान को लेकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब अल हिंद, जो आज इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श भी किया। तो अल बरूनी ने यह किताब जब बनाई या तैयार करी तो उन्होंने संस्कृत के विद्वानों से मदद ली। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जिनको चौहान के रूप में बाद में माना गया था। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो जो चौहान लोग थे वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि पश्चिमी और पूर्व में अपना क्षेत्र को विस्तार करें, लेकिन गुजरात के चालुका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से उन्हें टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय।
जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की 2 बारी लड़ाई हुई, जिसमें पहले वह जीता और दूसरी बारी वह हार गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई करी थी और दक्षिण कालिंग, और कालिंग का राज्य है चालुका, विक्रमादित्य का है, कंदम है, आपके बहुत सारे राज्य दिखाई देंगे। उरेयूर में तंजूवर तक, उरेयूर से तंजूवर तक के बारे में यहाँ पर अब बताया गया है कि यहाँ पर तंजूवर है, जो यहाँ पर ये रहा तंजूवर, और आपका उरेर है ये रहा, उरेरू में से तंजूवर तक के। चोला वंश सत्ता में कैसे आया, कि चोल वंश अब सत्ता में आया कैसे? कावेरी डेल्टा में मुठियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माहत थे। तो कांचीपुरम में जो पल्लव के राजा थे वह उसके मतहत थे। उरैयार के चोला वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजययाला ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो उरई के चोल वंश के जो मुख्य परिवार के लोग थे, उन्होंने 9वीं सदी में मुटियारों को हराया और डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजूवर शहर और निशुम्भुसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया, और वहां पर जाकर तंजूवर शहर और निशुम्भुसुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। तो विजयालय जो लोग थे, वहां के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पड़ोसी इलाकों को भी जीता और ऐसे उनका क्षेत्रफल बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पाषाण और पल्लव, पांड्या और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए, और दक्षिण के और उत्तर के जो पांड्य और पल्लव के इलाके थे वो भी इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। तो राजा प्रथम जो चोल वंश का शक्तिशाली शासक था, उसने इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करा और इन क्षेत्रों का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया और उसने जो उसके साम्राज्य थे उनको भी पुनर्गठित किया। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजा के बेटे राजेंद्र प्रथम ने उन्हीं की नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के इलाकों पर हमला कर अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, और इसके लिए उन्होंने जल सेना, नेवी भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजूवर और गंगईकोंड चोलापुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो राजा और राजेंद्र प्रथम ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम, ये जो मंदिर थे वो बहुत ज्यादा सुंदर बनाए गए थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। तो जो चोल मंदिर थे वो अक्सर अपने आसपास जो विकसित बस्तियां होती थी उसके केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। तो जो शासक थे वहां के, जो मंदिर के शासक थे और अन्य लोग थे जो वहां पे दान करते थे,
ऐसे धीरे धीरे मंदिर संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। तो जो भूमि से जो भी निर्वाह करने की चीजें आती थी वो मंदिर के आसपास जो लोग काम करते थे मंदिरों में, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, बेहतर और आपके संगीतकार, नृत्यक इत्यादि, उन सबकी देखरेख में खर्च होती थी। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साधन स्थान नहीं थे, वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो यहाँ पे खाली पूजा पाठ ही नहीं होता था, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और आपके जो सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी ये मंदिर बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष थे कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। तो जो मंदिर में जो शिल्पकार थे उनका सबसे विशिष्ट कार्य क्या था? कांस्य की प्रतिमा बनाना, ब्रॉन्ज मेटल्स की प्रतिमा बनाना। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो चोल राज्य की जो कांस्य की, जो ब्रॉन्ज की मूर्तियां या स्टैचूज थे वो सबसे सुंदर थे। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ज्यादातर तो हम प्रतिमाएं मंदिरों में देवी देवताओं की बनाते हैं, परंतु चोल शासक में भक्तों की भी मूर्तियां बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। तो चोल में जो उपलब्धियां हुई कृषि में, वो कृषि के विकास या कृषि के नए नए तरीकों के द्वारा ही संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। तो जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी नदियों में बढ़ती है, और ये शाखा बार बार पानी उलिचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो क्या होता है कि जो किनारों पर इस मिट्टी का पानी आता है तो मिट्टी अपने साथ बहुत सारा स्लिट ह्यूमस और उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित होता है, जिसके कारण चावलों की खेती में बहुत ज्यादा नमी जो चाहिए होती है वो इन नदी के पानी से पूरी हो जाती थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। तो तमिलनाडु में बहुत सालों पहले ही खेती विकसित हो गई थी, पर 5वीं और 6ठी शताब्दी में आते आते यह और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। तो कुछ इलाकों में जंगलों को साफ करके खेती करने के काम लाना था, और कुछ इलाकों में जमीन जो उबड़ खाबड़ थी, जो बिल्कुल समतल नहीं थी, उसको समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, रबी की और खरीफ की फसलें। तो कई क्षेत्रों में वे फसलें भी उगाई जाती थी। तो डेल्टा क्षेत्रों में जो बाढ़ का पानी आता था उसको रोकना के लिए डैम्स बनाने जरूरी हो गए थे, और पानी खेतों तक कैसे ले जाएंगे, तो कैनाल्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू, रिजर्वायर्स के थ्रू कैसे ले जाएंगे, उनका भी निर्माण करना था। तो और फसलें साल में 2 बार ही उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। तो कई जगह फसलें बहुत जरूरी थी उगानी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। तो इरिगेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स को अपनाया जाता था। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना
और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव वालों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो अपने राज्य में अगर फसल का अच्छा निर्माण करना है तो कैसे पानी को नियंत्रित करके फसलों तक पहुंचाया जाए और कैसे संसाधनों के साथ उसको व्यवस्थित करा जाए, श्रम कितना किया जाए, कैसे किया जाए, इन सबका गांव वालों ने और जो नए शासक थे उन्होंने मिलजुल कर दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन, कि साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था, प्रशासन किस प्रकार संगठित था, कि जो एडमिन पावर थी या प्रशासन था वो कैसे काम करता था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। जो किसानों की जो बस्तियां थी जहाँ पे किसान रहते थे वो उर कहलाती थी और जिससे खेती जो सिंचित करते थे वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे समृद्ध हो गए थे। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। जो आसपास के गांव मिलकर जो एक बस्तियां बनाते थे उन जो गांव के समूह थे उनको नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करके और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो जो ग्राम परिषद थे, जो ग्राम के मुखिया लोग थे, और नाडू थे वो न्याय करते थे और कर वसूलने का काम करते थे। बल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो वैल्य जाति के जो धनी किसान थे वो क्या करते थे, सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज पर नियंत्रण रखते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदुवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरय्यार प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद भी सौंपे। तो राजा ने खुश होकर उनको बहुत ज्यादा पद भी सौंपे और उनको नाम भी दिए। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई, क्योंकि राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदानित कर देते थे, जिससे ब्राह्मण समाज धीरे धीरे बढ़ने लगा और धीरे धीरे कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ब्राह्मण बस्तियां बस गईं। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो प्रत्येक जो ब्राह्मदेव होता था उसकी देखरेख ब्राह्मण के भूस्वामियों की एक सभा ही करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक अपना काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। तो इनका निर्णय शिला की मंदिरों की जो पत्थर होते थे उनकी शिलाओं पर इनका ब्यौरा या निर्णय दर्ज किया जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम नाम दिया गया था व्यापारियों के संघ को, जो शहरों में आते थे और अपना प्रशासनिक कार्य भी संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर में जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उसके अंदर यह वर्णन हुआ है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो सिंचाई का काम कैसे होगा, बाग बगीचों को कौन देखेगा, मंदिरों को कौन देखेगा, इन सब की देखरेख के लिए सभा विभिन्न समितियां बिठाती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे।
और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो जब जैसे वोटिंग होती है आज के युग में कि बहुत सारे लोग जाके वोट करते हैं और उसमें से एक आपके नगर पारिषद बनता है, वैसे ही इन सदस्यता के लिए जो नाम दिए जाते थे उनको एक तालपत्र एक खाली बर्तन में रख दिया जाता था छोटी छोटी टिकटों पर लिखकर, और उसमें से कोई एक लड़का आता था और वहां से एक टिकट निकालता था। और अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या क्या होना जरूरी है। जैसे वोटिंग के लिए 18 साल का होना जरूरी है। हमारे इंडिया में, यूएसए में और फ्रांस में अब डेमोक्रेसी है, वैसे ही क्या क्या सदस्यता के लिए जरूरी था वो यहाँ पे बताया गया है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो सभा के सदस्य वही होगा जो भूमि का स्वामी होगा और कर वसूल कर सकता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। तो जो सभा का सदस्य होगा उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ सदस्य बनने के लिए वो ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण यह लिखा गया है। तांग वंश के युग का चीन। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारत उपमहाद्वीपों में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी, कमेंट में जरूर डालें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।